हेलो बच्चों। तो मैं इस लेक्चर में आज आपको बताने वाला हूँ कि अगर एक से ज़्यादा स्लैब हम कंबाइन कर दें तो शिफ्ट का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो अपन डिराइव करेंगे इसको। और ये मैंने डायग्राम बनाया है। अब मैं ये दो डायग्राम क्यों बनाया हूँ, पहले डायग्राम में तो दोनों मीडियम चिपके हुए हैं और इनके बीच में एयर नहीं है, पर दूसरे डायग्राम में दोनों मीडियम के बीच में कुछ एयर है, आपको दिख रहा है। ठीक है, तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि इन दोनों का कंक्लूजन सेम आएगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बीच में एयर है कि नहीं है। क्लियर है? यानी फर्स्ट डायग्राम जो है उसका कंक्लूजन और सेकंड डायग्राम का कंक्लूजन सेम आएगा। अब हमें करना क्या है, हमें ये दो स्लैब की वजह से जो ये ऑब्जेक्ट है जो कि x डिस्टेंस पे रखा है, इसका शिफ्ट निकालना है। और ऑब्जर्वर कौन है? ऑब्जर्वर वो ऊपर की तरफ आपको दिख रहा होगा, ये ऑब्जर्वर है ना, ये देख रहा है। तो हम स्टार्ट करते हैं। मैंने ये फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखा है कि इस सरफेस पे फर्स्ट रिफ्रैक्शन होगा, इस पे सेकंड होगा, इस पे थर्ड होगा। तो मैं ये लिख रहा हूँ फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्शन, फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्शन। फर्स्ट रिफ्रैक्शन फर्स्ट सरफेस पे हो रहा है, तो उसके लिए y1 कितना होगा, x अपॉन म्यू रिलेटिव 1 बाय म्यू 2। अब तो बेटा इसकी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि म्यू रिलेटिव कैसे निकालते हैं। तो म्यू 2 इंटू एक्स फॉर सेकेंड रिफ्रैक्शन। अब देखो सेकेंड रिफ्रैक्शन किस सरफेस पे हो रहा है, सेकेंड सरफेस पे, बीच वाले सरफेस पे। उसके लिए जो डिस्टेंस है, रियल डेप्थ, वो जो होगी वो मान लो इसकी फर्स्ट वाली की इमेज यहाँ बन रही है, तो उससे T2 प्लस वो डिस्टेंस लेंगे ना अपन, तो उसके लिए जो डिस्टेंस हो जाएगी नई, वो हो जाएगी म्यू 2x एक तो प्लस T2 और, समझ गए, डिवाइडेड बाय। अब ये ध्यान रख लो आप कि ये रे कहाँ से कहाँ जा रही है। ये रे जा रही है म्यू 2 से म्यू 1, दिख रहा है आपको, म्यू 2 से म्यू 1 यहाँ से यहाँ जा रही है। तो म्यू रिलेटिव कितना होगा, म्यू रिलेटिव याद करो कहाँ से कहाँ को, तो म्यू रिलेटिव होगा म्यू 2 से म्यू 1 को। तो y2 आ गया म्यू 1 x प्लस म्यू 1 बाय म्यू 2 t, दिख रहा है। अब तीसरा रिफ्रैक्शन, थर्ड रिफ्रैक्शन, फॉर थर्ड रिफ्रैक्शन। थर्ड रिफ्रैक्शन के लिए जो डिस्टेंस लेंगे y3 और जो रियल डिस्टेंस लेंगे वो रियल डिस्टेंस में T1 और ऐड हो जाएगा। तो म्यू 1x प्लस म्यू 1 बाय म्यू 2 t प्लस ये T2 है और यहाँ पे और ऐड हो जाएगा T1 अपॉन डिवाइडेड बाय। अब रे कहाँ से कहाँ जा रही है, अब आप गौर करो, रे जा रही है म्यू 1 से 1, तो म्यू रिलेटिव कितना हो गया, म्यू 1 अपॉन 1। तो y3 कितना आ गया, y3 आ गया x प्लस T2 अपॉन म्यू 2 प्लस T1 अपॉन म्यू 1। आया समझ आपको, को डाउट? ये तो आ गया y। अब अगर अपने को शिफ्ट निकालना है तो शिफ्ट कैसे निकालेंगे? शिफ्ट निकालने के लिए हम मान लो फाइनल इमेज यहाँ पे आई, ये आ गई फाइनल इमेज। तो ये जो y3 डिस्टेंस आया है ये थर्ड वाले सरफेस से ही तो आया है, वहीं पे तो हुआ है लास्ट रिफ्रैक्शन। तो अगर हमको शिफ्ट निकालना है ये वाला डेल्टा, तो डेल्टा कैसे निकालेंगे बताओ, सोचो। डेल्टा
कैसे निकालें? डेल्टा को निकालने के लिए हम यहाँ पे ये देखो, ये डिस्टेंस टोटल कितना है? T1 प्लस T2 प्लस x, T1 प्लस T2 प्लस x माइनस क्या कर दें y3। तो डेल्टा आ गया T1 1 माइनस 1 बाय μ1 प्लस T2 1 माइनस 1 बाय μ2। दिख रहा है आपको? यानी अगर ये स्लैब अकेले अकेले होते तो इसका शिफ्ट कितना होता? T2 इंटू 1 माइनस 1 बाय μ2। ये अकेला होता तो इसका शिफ्ट कितना होता? T1 इंटू 1 माइनस 1 बाय μ1, है ना? तो ये साथ हैं, तो आप क्या करोगे? बस इनकी इंडिविजुअल शिफ्ट को ऐड कर दो। समझ गए? इनकी इंडिविजुअल शिफ्ट को ऐड कर दो। अगर पहला वाला शिफ्टिंग करता अकेला होता तो del 1, दूसरा वाला शिफ्टिंग करता अकेला होता तो del 2, तो जो दोनों मिलके शिफ्ट करेंगे वो करेंगे del 1 प्लस del 2। समझ गए? अब सेकंड सिचुएशन में जो मैंने दिया हुआ है कि अगर बीच में एयर होती तो बीच में एयर होती तो कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों। ये बात मैं आपको दो तरीके से समझाता हूँ। पहला तरीका यह है कि ये जो एयर है बीच में, है ना, इस एयर का जो मान लो जो भी थिकनेस है इसका, लेट्स सपोज T, तो इसका एयर का जो अपन शिफ्ट लिखेंगे, शिफ्ट एयर का, वो क्या लिखेंगे? T इंटू 1 माइनस 1 बाय 1, क्योंकि एयर के स्लैब का म्यू कितना है? 1 है। सही है? तो डेल कितना आ गया एयर का? 0। यानी एयर की वजह से कोई शिफ्ट नहीं हुआ है, तो आपको एयर के शिफ्ट को लेने की जरूरत नहीं है। तो अगर यहाँ पे आप 3 स्लैब बना रहे हो, एक ये वाला μ1 वाला स्लैब, एक एयर का स्लैब, एक μ2 का स्लैब, तो एयर के स्लैब की शिफ्ट 0 है, तो आप उसको निगलेक्ट कर लो। और दूसरा तरीका यह है इस बात का कि अगर रे यहाँ से यहाँ जाती है, इससे इसमें जा रही है एयर में, तो यहाँ पे आप स्नेल्स लॉ लगाओगे, फिर उसी एंगल पे उस पर गिरेगी। यहाँ पे आप स्नेल्स लॉ लगाओगे तो डायरेक्ट इस सरफेस और इस सरफेस के लिए स्नेल्स लॉ लगा लो ना, एयर को बीच में लाते ही क्यों? तो डायरेक्ट इससे इसमें जा रही है, और वही इसमें हो रहा है कि इससे इसमें जा रही है, तो एयर का कोई रोल यहाँ पर नहीं होता है। तो अगर n स्लैब लगा दिए होते हमने, मान लो n स्लैब लगा दिए, तो n स्लैब का जो टोटल शिफ्ट आ जाएगा वो आ जाएगा del 1 प्लस del 2 प्लस del 3 प्लस del 4 अप टू del n। और del क्या होगा हर एक का? जैसे del 1 होगा T1 इंटू 1 माइनस 1 बाय μ1, del 2 होगा T2 इंटू 1 माइनस 1 बाय μ2, del 3 होगा T3 इंटू 1 माइनस 1 बाय μ3 एंड सो ऑन। ठीक है बच्चों? तो इसका कंक्लूजन ये था कि अगर हमने मल्टीपल स्लैब को एक दूसरे से चिपका के जोड़ के रख दिया है, तो जो पूरे सिस्टम की वजह से जो शिफ्टिंग आएगी, वो शिफ्टिंग हर एक स्लैब का इंडिविजुअल शिफ्ट का सम होगा। एज सिंपल एज दैट। और ये भी इम्पॉर्टेंट है कि ये शिफ्ट किसकी तरफ होती है हमेशा, ये तो आपने नोटिस नहीं किया। जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है ही हमारा, ये ऑब्जेक्ट है, तो इंसिडेंट रे ऐसे जा रही है ना ऑब्जेक्ट से निकल के ऊपर की तरफ, तो शिफ्टिंग भी ऊपर की तरफ हुई है, यानी ऑब्जर्वर को इमेज ऑब्जेक्ट से थोड़ा ऊपर दिखेगी। शिफ्ट जो होती है हमेशा, लीनियर शिफ्ट, वो हमेशा इंसिडेंट रेस की डायरेक्शन में होती है। शिफ्ट ऑलवेज अकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेस। ध्यान रखेंगे आप, ठीक है? अब मैं अगले वीडियो में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आपको कराऊंगा थोड़े से, फिर आगे चलेंगे। थैंक यू गाइस।